ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यास्कर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश चैप्टर जो कि है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहले हम लोगों ने बेसिक काइनेमेटिक्स का 3 लेक्चर मैंने आप लोगों को दे दिया है। तीनों लेक्चर आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। हम लोग ऑर्डर में कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप लोग अपना फुल सिलेबस इन वीडियोस को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो बेसिक काइनेमेटिक्स हम लोग कर चुके हैं। हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो कि 11th का पहला टॉपिक होता है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग डायमेंशंस, यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, थोड़े बहुत एरर एनालिसिस के पोर्शन है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही इजी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती है जो फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आता है, जो आपको धीरे धीरे जब आपका सिलेबस, जो आपका कोर्स है 11th 12th का, वो जब आगे बढ़ता है तो आपको समझ में आता है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो आपको एकदम से अभी समझ में नहीं आएगा, तो वहां पर मैंने अब आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका ये फॉर्मूला होता है, इसके यूनिट्स निकाल लो, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसके डायमेंशंस निकाल लो। लेकिन आने वाले टाइम में आपको फॉर्मूलेज भी पता चलेंगे अलग अलग चैप्टर्स में और आपको उनके एप्लीकेशंस भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहला चैप्टर होता है। बेसिक काइनेमेटिक्स हमने इसलिए करा था ताकि जो भी बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो जो एक गैप होता है 10th और 11th का, उसको फिल करने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को मोमेंटम में लाने के लिए, थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए आप लोगों को मैंने बेसिक काइनेमेटिक्स का कोर्स दिया था। अगर आप लोगों ने बेसिक काइनेमेटिक्स का कोर्स नहीं देखा है, देख लो। अगर आप फ्रेश 11th में आए हो अभी अभी, और अगर आप थोड़े से पक गए हो, पहले से आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, तो आप यहां से कंटिन्यू आगे कर सकते हो। तो इसके भी आएंगे 3-4 लेक्चर्स आएंगे। ये पहला लेक्चर है। वंस अगेन रिमाइंड कर रहा हूं आप लोगों को अपना कोट जो कि है, यू कांट गेट गुड स्लीप अनलेस यू डिजर्व अ प्रेज फॉर योर डेज डीड। ठीक है, तो ये चीज एप्लीकेबल होता है जब आप जेई के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो हर दिन आपका ऐसा होना चाहिए, इतना ज्यादा आपकी एफर्ट्स लगनी चाहिए पढ़ाई पर कि आपको रात को अच्छी नींद आए। रिजल्ट मैटर नहीं करता, हम लोग रिजल्ट को लेके सोचते रहते हैं कि यार 2 साल बाद क्या होगा, क्या रैंक आएगी, ये वो, बट मैटर जो करता है वो करता है ईच डे का आपका एफर्ट। तो उस पर आप लोग अच्छे से ध्यान देना। जो भी लोग पहली बार मेरे को देख रहे हो, मैं कौन हूं, मेरा नाम आयुष राठी है, ये मेरा प्यारा सा चैनल है, आप सबका प्यारा सा चैनल है AR स्क्वाड। ठीक है, सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल आयुष राठी 2811 पे आप लोग मेरे अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब लाइफ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कुछ आपकी क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, आप वहां पे पूछ सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। एंड इसके अलावा टीचिंग करियर में आई हैव टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स। आई एम एन अकेडमी प्लस एजुकेटर एज ऑफ 2020 एंड NIT त्रिची ड्रॉप आउट हूं मैं, आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, सो आई एम फॉलोइंग माई टीचिंग पैशन। आप लोग भी अपना अपना पैशन फॉलो करो, आप लोगों का जो भी ड्रीम है लाइफ में उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ो। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी लोग टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं, लेकिन और भी लोग मैं चाहता हूँ टेलीग्राम पे जुड़ो, क्योंकि मैं वहां पर काफी फ्रीक्वेंटली स्टार्ट करूंगा नोट्स वगैरह शेयर करना, DPP शेयर करना, बहुत सारे क्विजेस होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से PPT सजाई है आपके लिए, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो आने में। ठीक है, कुछ तो मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद में फिर PPT सजाने में थोड़ा सा और 2-3 दिन का टाइम लग गया। सो ये PPT बहुत ही अच्छी है, काफी अच्छा है ये, आप लोगों को मजा आ जाएगा। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखते हो तो आपको बहुत अच्छा फील आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है रेडियन स्टेरेडियन, बच्चों को नहीं समझ में आता कि यार ये रेडियन स्टेरेडियन क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है, किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप लोगों को बताऊंगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज, सारी चीजें आप लोग कवर करेंगे। यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स, SI सिस्टम, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन क्या होता है, सबके हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स करेंगे, ताकि एकदम बेसिक से आपको अगर कुछ नहीं आता हो ना तो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि यार बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सारी चीजें हम निकालना इस कोर्स में सीख लेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। मजेदार ये सेशन हमारे पास में होने वाला है, काफी दिन बाद मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है काफी दिन बाद आप लोग भी देख रहे होंगे जो लोग फॉलो करते हो लगातार। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज क्या होती हैं? 2 टाइप की होती है, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, आराम से समझ में आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, क्या मेजर कर सकते हो? मेरी दाढ़ी मेजर कर सकते हो, मेरी कितनी दाढ़ी है, मेरे कितने बियर्ड है, मेजर कर सकते हो? नहीं। लेकिन मेरे पास चश्मा कितना है देख के मेजर कर सकते हो? हाँ, आपके पास में सर एक चश्मा है, नहीं ये भी मेजर नहीं कर सकते तुम, क्योंकि मेरे पास और भी चश्मे हो सकते हैं ना, राइट? तो एनीवेज, अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, ट्रेन, रूम, रोड, कोलकाता एटसेट्रा। ठीक है, मतलब ये क्या है? बिल्डिंग क्या? बिल्डिंग मेजर नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे कि यार
लाइक बिल्डिंग का कोई पर्टिकुलर चीज कि बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लैट्स, ठीक है, तो वो आप शायद काउंट कर पाओगे, बट मेजर हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेजरमेंट में क्या आता है, बिल्डिंग की लेंथ। तो यहां पर देखो आपको लेंथ दिखेगा, ठीक है, यहां पर देखो आपको लेंथ दिखेगा, इस कॉलम में अगर आप देखो तो आपको यहां पर लेंथ दिखेगा। तो बिल्डिंग मेजर नहीं कर सकते, बिल्डिंग की लेंथ मेजर कर सकते हैं, राइट। ट्रेन का क्या, ट्रेन की लेंथ मेजर कर सकते हैं, ट्रेन का मास मेजर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं इतने केजी का ये ट्रेन है, समझ लो। रूम के डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, रूम का एरिया हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोलकाता कितने एरिया का है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोलकाता में टेम्परेचर कितनी है ये चेक कर सकते हैं। तो हम जो चीजें चेक कर सकते हैं, जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये सारे किसके अंडर में आते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर में आते हैं। और कोई भी ऐसे चीजें जैसे कि ये चश्मा, ठीक है, जो मैं बता रहा था, चश्मा का क्या, चश्मा का लेंथ, ये साइड का लंबाई, ठीक है, ग्लास की लेंथ, ग्लास का मोटापा, थिकनेस, ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। बट चश्मा मेजर थोड़ी कर, चश्मा का कोई एक चीज आप मेजर करोगे। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि यार फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच में डिफरेंस क्या है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का क्या मेजर करोगे, कुछ नहीं है ना, काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी है। बट यहाँ पर चीजें आपकी हैं, जैसे कि आप स्केल वेल करते हो ना, ये आपका स्केल है, यार्ड, इंचेस, ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। कुछ आप सब्जी खरीदने जा रहे हो या फिर आप फ्रूट खरीदने जाते हो, वो मेजर हो सकता है कि हाँ भाई इतने केजी का है, इतना प्राइस है, ये फलाना ढिमका, उस तरीके से, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें, आगे बढ़ते हैं। However, फिजिकल क्वांटिटीज क्लासीफाई कैसे करते हैं, हमको पता चल गया कि यार फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल है, नॉन फिजिकल मेजरेबल नहीं है। तो नॉन फिजिकल की हम बात ही नहीं करेंगे ना, हम तो फिजिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो हम फंडामेंटल और डिराइव्ड के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि यार फिजिकल के बीच में हमारे पास में दो कैटेगरी होती है, एक फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब एकदम फंडामेंटल, और डिराइव्ड मतलब जो उससे डिराइव होता है, सिंपल है। फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल, एकदम फंडामेंटल, ठीक है, बेसिक्स, ठीक है। और डिराइव्ड मतलब जो बेसिक से डिराइव होता है, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। और डिराइव्ड में क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कि जो बेसिक क्वांटिटीज होती है, हमारी कुछ बेसिक क्वांटिटीज होती है, जैसे कि हमारा मास होता है, ठीक है, हमारा लेंथ होता है, हमारा टाइम होता है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज होती है हमारी, और उसके ऊपर डिपेंड करके, उन सब चीजों पर डिपेंड करके हमारी क्वांटिटीज होती है। जैसे कि फोर्स हो गया, जैसे कि हमारे पास में लेट्स से मोमेंटम हो गया, बहुत सारी चीजें, जैसे टॉर्क हो गया, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए आपको, मकान चाहिए, ये फंडामेंटल चीजें जो आपको चाहिए। अब इसके बाद रोटी, कपड़ा, मकान, अब रोटी से आप खाओगे, एनर्जी आएगी तो फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप घर में एक ट्रेडमिल मंगाओगे, तो वो अलग चीज हो गई। मतलब एकदम बेसिक चीजें आपको क्या चाहिए, मास, लेंथ और टाइम, ये बेसिक चीजें चाहिए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 2 आपके पास में सप्लीमेंट्री होती है, और उस पर पूरा दुनिया में जितना भी क्वांटिटीज है वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये चीज फील आएगा। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा फील आने में, अगर आप पहले भी सुन चुके हो तब आपको मक्खन समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है हमारे, 7 होती है ऐसे तो, और इसके साथ में 2 सप्लीमेंट्री होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, समझना, बहुत अच्छे समझना। फंडामेंटल क्या है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। फंडामेंटल क्या है हमारे पास में, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लेंथ आप समझते हो, लेंथ क्या है, मास भी आप समझते हो कि यार क्या वजन है, उस तरीके से, ठीक है। मास बेसिकली मास होता है, m को g से मल्टीप्लाई करते हो तो वेट आता है, राइट। टाइम आप लोग समझते हो, है ना, घड़ी आप सबके घर में। टेम्परेचर, यार ठंडा आता है तो कपड़ा पहन दो, टेम्परेचर समझते हो आप। करंट समझते हो आप लोग। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, जिसकी इंटेंसिटी किसी भी चीज की, ठीक है, लाइट की या किसी भी चीज की, लुमिनस मतलब क्या हो गया, उस तरीके की आपकी जो चीज होती है इंटेंसिटी, उसको कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैंडेला से या फिर सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं मोल, ठीक है, मोल हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि भाई 6.022 10⁻23 हो गया 1 मोल। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल चीजें होती हैं, ठीक है। लाइट वगैरह की इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये दोनों बहुत ही कम काम आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर भी कम काम आता है, लेकिन जो लेंथ, मास और टाइम है, ये तीनों बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम आपको समझ लो लगभग हर क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। कभी कभी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग अगर डायमेंशंस निकाले, यूनिट्स निकाले, तो थोड़ा सा करंट भी आ जाता है। अदरवाइज बाकी ये सारी चीजें बिल्कुल भी काम में नहीं आती है अपने सिलेबस में, ठीक है, बिल्कुल भी काम में नहीं आता है, ठीक है। बट फिर भी अगर कभी आ जाए, अगर आपको कभी बोल दे तो आप कर सकते हो, तरीका आपको हम समझा देंगे। There are 7 fundamental quantities,
ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास में होती है। क्या क्या होती है? ये तो हमने यहां पर कर ही लिया 7। अब इसके अलावा 2 और होती हैं, ठीक है। 2 क्या होती है? एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है आपके पास में सॉलिड एंगल। समझना, इसको कहते हैं रेडियन, इसको कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। आप लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, 11th में जब आप आते हो तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपका स्टार्ट होता है, तो उसमें आप प्लेन एंगल, थीटा वगैरह, रेडियन वगैरह पढ़ते हो। और दूसरा होता है स्टेरेडियन। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपका ये अगर 2 डायमेंशन में कोई एंगल है ना, ये जैसे आपका ये एंगल है, ये 2 डायमेंशन में एंगल है, समझ रहे हो। ये जो आपका एंगल है, ये जो थीटा, ये 2D एंगल है, ठीक है, ये एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर मैं ना थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करने का ट्राई करूं, अगर मैं एक 3 डायमेंशन फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करूं, सपोज इस तरीके से, तो ये एक समझ रहे हो, एक स्फीयर का पार्ट हो गया, समझ रहे हो, एक ये स्फीयर का पार्ट हो गया, ये एक समझो एक स्फीयर का पार्ट हो गया। तो ये जो एंगल है ना, ये 3D एंगल है, ये कोन है, कोन टाइप की चीज है। तो ये जो हमारे पास में एंगल है, ये कोन टाइप की चीज है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल यार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है प्लेन एंगल और ये हो जाता है हमारा सॉलिड एंगल। एकदम बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखो तो ये होता है हमारे पास में प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन है, एकदम प्लेन एंगल है, और ये हमारा सॉलिड एंगल है, ये हमारा सॉलिड एंगल है। एक आप सॉलिड स्फीयर इमेजिन कर लो, एक स्फीयर इमेजिन कर लो सॉलिड, उसमें से सब कुछ कट-कुटा दो, ये कोन रख दो खाली, तो ये क्या बनेगा? एक सॉलिड एंगल बनेगा। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं कि यार ये क्या है हमारे पास में। एक्चुअली ये रेडियन में होता है, स्टेरेडियन में होता है। अब ये एंगल आप बोलोगे कि यार ये एंगल तो हम डिग्री में मेजर करते हैं, है ना। ये एंगल आप बोलोगे कि यार ये तो हम डिग्री में मेजर करते हैं। अग्री है, डिग्री में आप मेजर करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग सिस्टम होते हैं मेजर करने के, ठीक है। जैसे आप केजी में मेजर करते हो वेट को, आप ग्राम में भी मेजर करते हो, राइट। आपको पता है केजी और ग्राम का कुछ एक रिलेशनशिप है, 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला। उसी तरीके से रेडियन और डिग्री में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आप लोगों को बता देता हूं मैं, रिलेशनशिप आपका होता है, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से सीखते हो, ठीक है। जैसे अगर आपका 30 डिग्रीज हुआ तो उसको आप कन्वर्ट करते हो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, और आपका पाई बाई 6 बन जाता है रेडियंस में, राइट। अगर आपका 120 डिग्रीज है सपोज, तो उसको आप क्या करोगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा आपका 2 पाई बाई 3 वो आपका रेडियन में हो जाएगा। अगर आप 2 पाई है, 2 पाई को अगर आप कन्वर्ट करते हो डिग्री में, तो आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हो, पाई कट के 360 डिग्रीज आपको मिल जाता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, मैथ्स में, ट्रिगो के अंदर में, 11th में, बोर्ड्स में आपको आता ही है, ठीक है। और जेई के लिए तो एप्लीकेशन आएगा इन सब चीजों का, तो आप एकदम बेसिक लेवल पे चीज सीख सकते हो एनसीईआरटी से भी। अब समझते हैं यार, ये रेडियन और डिग्री, ये जो आपका रेडियन और स्टेरेडियन, इसको थोड़ा सा फील करने का ट्राई करते हैं। फील कैसे करेंगे? ये जो आपके पास में क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आर्क बनाया था पिछले उसमें स्लाइड में, तो अभी वापस से बनाता हूं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके की चीज है सपोज, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके की चीज है सपोज, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, हाँ थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, तब क्या फील आएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थीटा मान लेते हैं, बीच के एंगल को। अरे यार इरेज हो गया, सो सॉरी, वापस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वापस बना लिया। अब बीच के एंगल को अपन ले लेते हैं कुछ थीटा, अब ये रेडियस है, ठीक है, ध्यान देना, ये रेडियस है किसी सर्कल का, ये किसी सर्कल का रेडियस है। और ये जो आर्क है ना, ये अपने पास में आर्क लेंथ है, इसको हम बोलते हैं एस, ये आर्क लेंथ है। तो ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में पढ़ते हो कि S इक्वल टू आर थीटा, ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में पढ़ते हो कि S इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये होता है, अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा फील ना आ रहा हो, बट अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो आपका थीटा है ना, ये जो आपका थीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 डिग्री, मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब कि कुछ एंगल है ही नहीं, सपोज ऐसा स्ट्रेट लाइन है सपोज, ठीक है, कुछ एंगल है ही नहीं। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपकी 2 पाई होती है, मतलब 360 डिग्री। पूरा का पूरा अगर हम सर्कल ले लें, सपोज ये एंगल को बड़ा करते करते पूरा का पूरा सर्कल ले ले, तो ये 2 पाई हो जाता है, 2 पाई इक्वल टू 360 होता है, राइट। तो अगर मैं यहां पर थीटा की जगह 2 पाई पुट करूं ऊपर, देखना, अगर मैं पूरा सर्कल ले लूं और मैं S इक्वल्स टू आर, थीटा की जगह 2 पाई डालूं, तो ये 2 पाई आर आ गया ना, सरकमफरेंस 2 पाई आर तो अपन को बचपन से पता है ना, बचपन से अपन को पता है सर्कल 2 पाई आर होता है हमारे पास में सर्कमफरेंस, राइट। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और जो आर्क लेंथ होता है वो S इक्वल टू आर थीटा होता है, करेक्ट है। अब एक चीज समझना, अगर मैं यहां पर
वन थीटा 1 रेडियन कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं s इक्वल्स टू आर थीटा में अगर 1 रेडियन कैलकुलेट करना चाहूं, s इक्वल्स टू आर थीटा में अगर मैं 1 रेडियन कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं s को अगर r के बराबर कर दूं, सपोज मेरा जो s है वो r के बराबर हो जाए, तो उस केस में जो थीटा आएगा वो 1 आएगा, है ना। हमारा जो s है, आप डायग्राम में भी देखो, यहां पर देखो ये s की वैल्यू r के बराबर है, ये तो रेडियस है ही सही, साथ में जो s है, जो आर्क की लेंथ है वो भी आपकी r के बराबर है। तो इन दैट केस हमारा जो r है और जो आर्क लेंथ है और जो हमारा रेडियस है वो बराबर हो गया। इस केस में जो थीटा होती है ना, वो थीटा होती है 1 रेडियन के बराबर, क्योंकि r और r कट गया, थीटा 1 रेडियन आ गया। ठीक है, अब आपको फील आ रहा है, राइट? आई होप अब आपको फील आ रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज है बेसिकली, s इक्वल टू आर थीटा होता है जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए। उस केस में जो एंगल बनता है, आप ऐसे ड्रॉ करके देखना, कभी आप स्केल ले लेना, प्रोटेक्टर ले लेना, आप एक सर्कल ड्रॉ करके देखना और आप चेक करना। ठीक है, आप चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो एंगल है ना, ये कुछ 57 डिग्रीज के आसपास या 53 डिग्रीज के आसपास कुछ आएगा, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, 57 के आसपास आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। आप चेक करना कभी भी, आप रेडियस को 1 ले लेना और एक सर्कल बना लेना। ठीक है, अब आप चेक करना कि यार आपको आर्क लेंथ 1 चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कर पाओगे, एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे। आप चेक करना कि आपको आर्क लेंथ भी 1 चाहिए। उस केस में जो थीटा बनेगा आपसे, आप चेक करना, अप्रोक्स आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये लगभग बराबर है। आप ऐसे, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो ना, आपको फील आ रहा है कि यार ये जो आर है और ये जो आर्क है ये दोनों बराबर है, सब फील आ रहा है ना कि ये जो आर्क है और ये जो रेडियस है बराबर सा दिख रहा है ना। एग्जैक्ट नहीं तो एक फील तो आ रहा है ना कि बराबर है। तो आपको जो एंगल है वो भी देख के फील आ रहा होगा कि 60 डिग्री के आसपास है। देखो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री के आसपास फील आ रहा है ना 60, 120, फिर 180, राइट? तो ये 60 से थोड़ा सा कम होता है, 57 पॉइंट समथिंग इस तरीके से होता है। वहां से जो वैल्यू आती है ना 3.14, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पाई की वैल्यू इसीलिए 3.14 होता है। समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि जो भी मैं कह रहा हूं ना 57 कुछ आती है इंटू 3.14 ऐसा कुछ करोगे तो वो आपका 180 के बराबर आएगा, क्योंकि 63 से 180 होता है। तो 60 से थोड़ा सा कम होने का मतलब है 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा मल्टीप्लाई करने पे, है ना। अगर मैं इस टर्म को 60 से थोड़ा सा कम कर रहा हूं तो इस टर्म को मेरे को 3 से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो 180 के बराबर आएगा, है ना। तो पाई रेडियन 180 के बराबर होता है, मतलब कि 3.14 रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। आई होप आपको फील आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है फील, वापस से बताता हूं। देखो बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, आप क्या करो, कुछ मत करो, आप रेडियस जो भी आपका सर्कल का है ट्राई करो कि आपका जो आर्क है वो उतने ही लेंथ का हो। मतलब अगर आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है तो आर्क भी 2 सेंटीमीटर का बनाने का ट्राई करो। आपको फील आ जाएगा कि यार ये 60 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो एक्चुअल में 60 से थोड़ा सा कम होता है, 57 होता है। 57 करोगे तो 3 तो आ ही जाएगा, उससे थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो आपका पूरा 180 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर 60 होता तो 3 होता, 60 होता तो 3 होता, 60 से थोड़ा कम है तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो वो जो थोड़ा सा ज्यादा होता है ना 3.14, वही पाई है, उसी को पाई बोलते हैं। समझ रहे हो? तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है, मतलब कि 3.14 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अच्छे से समझो, फील आ जाएगा आपको। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई के बराबर होती है, क्योंकि पाई और पाई 180 और 180 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई पुट करोगे तो आपका आर्क जो है वो 2 पाई आर आ जाएगा, सरकमफरेंस 2 पाई आर आ जाएगा, जो आपको पहले से पता था। अब समझने का ट्राई करना दूसरा, ये और भी इंटरेस्टिंग चीज है। इट इज यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि यार ये इस तरीके का एंगल होता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पर आपको पता है कि यार ये एंगल प्लेन एंगल है, यहां पर आपको पता है सॉलिड एंगल है। डेफिनेशन क्या होगा? यहां आप आर्क लेंथ निकाल सकते हो, यहां आप क्या निकाल सकते हो? आर्क लेंथ। क्या निकाल सकते हो? आर्क लेंथ। यहां आप आर्क लेंथ निकाल सकते हो। यहां क्या निकाल सकते हो आप? यहां एरिया निकाल सकते हो, इसका एरिया, ये जो है ना इसका एरिया निकाल सकते हो, यहां आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है ठीक है, होता क्या है हमारे पास में, जो एरिया होता है ना, जो एरिया है वो ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर है। समझना, जो एरिया है वो ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहां पर s इक्वल टू आर थीटा था, है ना, यहां पर एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा है। ओमेगा क्या है? जैसे यहां पर थीटा बोल रहे हैं वैसे यहां पर ओमेगा बोल रहे हैं, इसका सिंबल समझ लो आप, ये ओमेगा हो गया। ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझो। ठीक है, ऐसे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं, गामा बोल सकते हैं,
है ना, फलाना ढिमका कुछ भी बोल सकता है, बट जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से ओमेगा की डेफिनेशन क्या आई, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर क्या आई, ए अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे यहां पे हमने 1 रेडियन डिफाइन किया था आर और आर को इक्वल करके, वैसे यहां पर हम एरिया को आर स्क्वायर के साथ इक्वल करेंगे। देखो समझो, अगर हमको यहां पे ओमेगा निकालना है, ओमेगा इक्वल टू 1 की वैल्यू अपने को चाहिए, तो वो कब आएगी, ओमेगा 1 कब आएगा, जब ए अपॉन आर स्क्वायर 1 हो जाए। इसका मतलब जो एरिया है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, इसका मतलब जो एरिया है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए। समझ रहे हो, देखो एरिया आर स्क्वायर दिया हुआ है ना। और इस केस में जो आपका सॉलिड एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 1 स्टेरेडियन, ठीक है, राइट। जो आपका एरिया, जब वो वाला सिचुएशन जब आपका सॉलिड एंगल है और जो एरिया सबटेंड हो रहा है वो आपका रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। पिछले केस में क्या था, जो आपका लेंथ था वो रेडियस के बराबर हो रहा था, तब एक थीटा बन रहा था, रेडियन 1 रेडियन। यहां पर आपका जो एरिया बनेगा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर बनेगा। ये जो आपका एरिया बन रहा है वो जब रेडियस के स्क्वायर के बराबर बनेगा, उस केस में जितना एंगल सबटेंड हो रहा है उसकी डेफिनेशन है 1 स्टेरेडियन। क्या, 1 स्टेरेडियन। समझ में आया क्या, आया कि नहीं? समझ नहीं आया तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया। मैं इतना अच्छा समझाता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं ऐसे बुरा मत बोलना, ऐसे चलो ऐसे नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना, नहीं समझ आया, ठीक है, लेकिन आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार बैक करके वापस से देख लो, और नहीं तो मैं आप लोगों के लिए रिपीट ही कर देता हूं। देखो डेफिनेशन क्या है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में क्यों बोल रहा हूं, पाई आर स्क्वायर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये उसके जैसा दिखने में है, उसके जैसा ये दिखने में। तो इससे आप याद कर सकते हो कि एरिया इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, राइट। अब एक चीज समझना, जैसे मैंने आपको यहां पर बताई कि जो आपकी थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी है 0 डिग्री और मैक्सिमम कितनी है 2 पाई, उसी तरीके से यहां पे क्या होता है पता है, यहां पे क्या होता है पता है, जो ओमेगा है ना उसकी मिनिमम वैल्यू है या तो 0 मिनिमम, और जो मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी है, यहां 2 पाई था ना, यहां पता है कितना है 4 पाई, यहां कितना है 4 पाई, यहां कितना है 4 पाई। फील नहीं आया, अब आएगा। कैसे आएगा, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस इतनी सी चाहत है, तो क्या कहोगी, गालो मन, मैं तुमसे कहूंगी। हाँ पढ़ लो, मैं कह रहा हूं पढ़ लो। देखो तो हमारे पास में क्या है, जो ओमेगा है वो 0 डिग्री है मिनिमम, और जो ओमेगा है मैक्सिमम वो कितना है 4 पाई है। तो जब मैं इसको 4 पाई पुट करूंगा तब मैं पूरा का पूरा स्फीयर को कवर कर रहा हूं, समझने का ट्राई करना। जब मैं 0 की बात कर रहा हूं तो वैसा ही हो गया, कुछ है ही नहीं, एंगल सबटेंड ही नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं पूरा स्फीयर की बात करूं, मतलब कि पूरा का पूरा स्फीयर पूरा कवर हो जाएगा, राइट, एंगल जो सबटेंड हो रहा है पूरा एंगल अगर कवर हो जाएगा, तो इन दैट केस वो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपन को तो पहले से पता है ना यार, यहां पे 4 पाई डालेंगे तो एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे स्फीयर का एरिया तो यही होता है, हाँ की ना, स्फीयर का एरिया तो यही होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब तो फील आया कि ये मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई हो सकती है, बिकॉज एरिया की डेफिनेशन है 4 पाई आर स्क्वायर, हमको पहले से पता है, 9 10 में पढ़ रखे, रटा रखा है टीचरों ने अपन को। अब यहां से फील भी आ गया कि हाँ यार अगर टोटल पूरा स्फीयर कवर करे तो जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई होना ही चाहिए, तभी ये आंसर एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर आएगा किसी एक स्फीयर के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं समझ आता। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल समझ में आया आपको, रेडियन स्टेरेडियन समझ में आया आपको, डेफिनेशन समझ में आया, एस इक्वल टू आर थीटा, आपको एरिया इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर समझ में आया, आपको ओमेगा की डेफिनेशन समझ में आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आपको यहाँ पे थीटा का डेफिनेशन समझ में आया एस बाई आर, है ना, ये थीटा क्या हो जाएगा एस बाई आर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, राइट। अब अगर एस और आर बराबर हो जाए तो आपका जो है 1 रेडियन आ जाता है। 1 रेडियन ऐसे करके आप 3 बार लोगे तो 180 से थोड़ा कम 3.14 लोगे, पूरा 180 आ जाएगा, इसीलिए पाई रेडियन 180 बोलते हैं, ठीक है। टोटल 2 पाई होता है, यहां पर टोटल 4 पाई होता है, और यहां पर ओमेगा ए बाई आर स्क्वायर है। एरिया अगर आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो उस केस में जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो आपका 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। आई होप बढ़िया से मजेदार तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है, मजेदार तरीके से क्लियर हो गया, ये बच्चों को क्लियर होता ही नहीं है। आई होप क्लियर हो गया। अभी इस पे कभी ना कभी एप्लीकेशन आएगा जो हम लोग देखेंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, बट ये इकलौती चीज जो टीचर्स भी स्किप कर देते हैं, सही से नहीं समझाते, जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है डिटेल में, राइट। इसलिए मैंने आपको समझाया, फील कराया, 1-2 बार और सुन लो, अगर नहीं समझ में आया तो मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
The derived quantities, the physical quantities that depend upon other physical quantity for its measurement are known as derived quantity. जो दूसरे पे डिपेंड करता है वो derived हो जाएगा. The measurement of derived quantities directly depend upon other quantities. So in order to measure the derived quantity, one must measure the quantities that it depends on. मतलब कि हम कुछ ऐसा करेंगे, आपको अभी से थोड़ा सा हिंट बताता हूं कि x, जो x है वो derived है. अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है. तो हम ना कुछ ऐसा करेंगे, अभी से एंड देकर रख रहा हूं, ए का पावर ए, बी, अरे 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 ऐसे कैसे चलेगा रे, ए का पावर ए, बी का पावर बी, सी का पावर सी. कुछ ऐसा काम हम लोग करेंगे आगे जाके जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे ना. तो x क्या है, डिराइव्ड है. ए बी सी क्या है, फंडामेंटल है. तो फंडामेंटल कोई ए के पावर्स पे डिपेंड करेगा, कोई बी के पावर पे डिपेंड करेगा, कोई सी के पावर पे डिपेंड करेगा. सबकी मिलावट, सबका जो मिला भगत है वो हमको x देगा. तो इसको फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, डायमेंशन जब करेंगे ना हम लोग देखेंगे. तो वही ये कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज, दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. सो इन ऑर्डर टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटी वन मस्ट मेजर द क्वांटिटीज दैट इट डिपेंड्स अपॉन. ठीक है, जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है उसको भी मेजर हमको करना पड़ेगा. एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल जो हमारे पास में है 7, उसके अलावा सारे के सारे जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं. ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है. अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो रेडियन स्टेरेडियन है इनके कोई यूनिट वगैरह नहीं होते. ठीक है, एंगल थीटा इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना ही कोई इसका डायमेंशन होता. ठीक है आगे बढ़ते हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब कुछ एग्जांपल्स है जैसे एरिया. एरिया आपको पता है ना यार, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. एरिया क्या होता है आपको पता ही है यार, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, या फिर लेंथ इनटू लेंथ. अब वो डिपेंड करता है ना यार कि वो ब्रेथ और लेंथ अलग अलग है या सेम सेम. अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा. अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो एक एल है एक बी है तो एल इंटू बी आ जाएगा. उस तरीके से जो है अल्टीमेटली कुल मिला के क्या आएगा अपने पास में, अल्टीमेटली कुल मिला के अपने पास में आएगा मीटर स्क्वायर. राइट. अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अब वॉल्यूम में भी डिपेंड करता है कि यार क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या. अगर क्यूब होता है तो सारे साइड्स बराबर होते हैं तो एल क्यूब हो जाता है. ठीक है, अदरवाइज वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है इस तरीके से, तो मीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम हुआ अगर हमारे पास में. तो अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है. तो मास तो हमारे पास में ऊपर में देखो मास हो गया, मास तो हमारे पास में ये ऊपर में हो गया मास, और नीचे में हो गया लेंथ. लेंथ लेंथ है ना, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आते हैं लेंथ के. तो ये हो गया केजी मीटर माइनस 3, तो ये हो गया केजी मीटर माइनस 3. इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो गया, टाइम सेकंड में हो गया, तो मीटर पर सेकंड हो गया. तो ये सारे यूनिट्स है, यूनिट्स निकालना सीख रहे हैं. डायमेंशन भी निकालना सीखेंगे. एक बार यूनिट सीख जाओगे ना तो डायमेंशन बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड बाय टाइम. स्पीड बाय टाइम क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम. राइट, स्पीड बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम दोनों में फर्क है. मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में फर्क है. ये भी हम लोग समझेंगे वेक्टर्स के अंदर में बहुत अच्छे से. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम. ठीक है, अब हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को नहीं पता हो, आप लोग नया नया पढ़ रहे हो, बोलोगे सर यार फॉर्मूला हमको पता ही नहीं है. टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. तरीका देखो कैसे कर रहे हैं. फॉर्मूला तो सीखते रहोगे, पूरी फिजिक्स बाकी है उसके लिए फॉर्मूला सीखने के लिए. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, है ना, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, और नीचे में सेकंड ऑलरेडी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर सेकंड माइनस 2 हो जाएगा. फोर्स क्या होता है, फोर्स है ना, फोर्स जॉन एब्राहिम है ना, जेनेलिया डिसूजा. तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मास कितना है हमारे पास में, मास है m है. एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुल मिला के आ गया आपका केजी मीटर सेकंड माइनस 2. इस तरीके से हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करना सीखते हैं. आप लोग भी सबसे पहले यूनिट्स कैलकुलेट करना सीखो, डायमेंशंस आगे कैलकुलेट करना आप लोग सीख जाओगे. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं. बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी. बेस. ठीक है, बेबी को बेस पसंद है. ठीक है, मेरे को बेस क्वांटिटी पसंद है. तो बेस क्वांटिटी क्या है, मीटर्स. लेंथ मतलब हो गया हमारे पास में मीटर, मास मतलब हो गया हमारे पास में केजी हो गया, टाइम मतलब हो गया हमारे पास में सेकंड. बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं. आप लोग बोलोगे सर हो गया, आईटीएन बन गए, हो गया है, कॉलेज पहुंचा दो, है ना. टेम्परेचर हो गया हमारे पास में केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में हो गया. कुछ था ही नहीं. इस पे सवाल आता भी नहीं है, सवाल इस पे आता भी नहीं है. ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास में, वॉल्यूम हमारे पास में हो गया मीटर क्यूब. ठीक है भाई, क्योंकि 3 डायमेंशन है लेंथ के, तो वो मीटर पे डिपेंड किया. तो जो मीटर है ना वो फंडामेंटल था, ये मैं कहना चाह रहा हूं. ये लेंथ फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल है. अब वो वॉल्यूम उस पर डिपेंड कर रहा है तो डिराइव्ड हो गया. अब डेंसिटी,
मास बाय वॉल्यूम तो केजी अपॉन एम क्यूब, मीटर क्यूब, तो ये डिराइव्ड है, और जो केजी है वो फंडामेंटल का पार्ट है, जो मीटर है वो फंडामेंटल का पार्ट है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड, तो जो मीटर है और जो सेकंड है वो फंडामेंटल है, मीटर मतलब लेंथ का यूनिट है ना, सेकंड मतलब टाइम का यूनिट, इस तरीके से। फोर्स हो गया हमारा न्यूटन में। अब आप बोलोगे यार ये न्यूटन तो डिराइव नहीं है, तो फंडामेंटल है। न्यूटन भी डिराइव्ड है, बिकॉज न्यूटन पता है क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इसका डायमेंशन होता है, मतलब कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। इस पूरे को मिला के हम लोग ना न्यूटन बोल देते हैं। हम लोग बोलते हैं यार चलो ठीक है न्यूटन ने डिराइव किया है तो न्यूटन बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटल है, वो है डिराइव, वो बहुत चीजों से बना है, वो बहुत चीजों के मिश्रण से बना है, लेकिन उसको हम लोग बस एक नाम दे दिया न्यूटन। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास में क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास में क्या हो गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कि यूनिट हो गया, जैसे ये मीटर है ना, ये यूनिट है ना, ये मीटर पर सेकंड है ना, स्पीड की यूनिट है, ठीक है, ये सारे यूनिट है, ठीक है। अ सेट और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम, अब अलग अलग सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, ठीक है। अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से चीजों को मेजर करती है। कोई कहता है कि भाई हम, जैसे मान लो ये बॉल है मेरे पास, ठीक है, अब ये बॉल मैं कह रहा हूं कि भाई ये, मैं कहूंगा कि ये लेट्स से 2 केजी है, ठीक है, सपोज 2 केजी है, तो कोई और बोलेगा नहीं, हालांकि इतनी भारी होती नहीं है, ठीक है, मान लो, ठीक है, या मान लो 200 ग्राम है, ठीक है, ये मान लो 200 ग्राम, मैं कहता हूं 200 ग्राम है, ठीक है। कोई और बोलेगा नहीं ये 0.2 केजी है, ये 200 ग्राम थोड़ी, तो 0.2 केजी है। अरे 0.2 केजी और 200 ग्राम में फर्क थोड़ी है, यूनिट का ही तो फर्क है। कोई बोलेगा भाई, अब जैसे एक स्केल होता है, ठीक है, एक स्केल होता है, ठीक है, अब मान लो किसी स्केल में 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है, और किसी दूसरे स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवीजन है, तो सेम चीज मेजर करोगे, दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगी ना। इसमें जब आप मेजर करोगे 3 ही आएगी, इसमें मेजर करोगे 6 आ जाएगा, जब 6 मेजरमेंट आ जाएगा। उसी तरीके से अलग अलग सिस्टम का अलग अलग तरीका होता है। इस बॉल को आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये 200 ग्राम है, इस बॉल को आप ये भी बोल सकते हो कि आप 0.2 केजी है, समझ गए। तो इसी तरीके से क्या होता है, बहुत झमेला होता है दुनिया संसार में, बहुत झमेला होता है ना। कोई बोलता है, इंडिया वाले बोलता है हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यूके वाले बोलता है हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, चाइना वाले बोलता है हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फलाना कहते हैं हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डिमका कहता है हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास में बहुत ज्यादा ये सब चलता रहता है, तो जिसके वजह से पहले पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, फिर घूम फिर के सब लोग ऐसा ही सिस्टम में आ गए, एक कॉमन कर लिया कि हाँ चल भाई भाषा समझ में आए सबकी सबको, ठीक है। वरना कई बार दिक्कत क्रिएट हो जाता है, कोई कहता है मेजरमेंट्स में दिक्कत क्रिएट हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो एफपीएस हो गया हमारे पास में फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, एफपीएस क्या हो गया हमारे पास में, फुट पाउंड सेकंड हो गया, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। सीजीएस क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस तरीके से हमारे पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, अलग अलग सिस्टम से ये। अब कुल मिला के ये मतलब ऐसा हो गया कि चल लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे, ठीक है। आज भी देखो कई बार फुट में मेजर होता है, राइट। जब आप कुछ जूता चप्पल खरीदने जाते हो तो फुट में होता है ना, मेजरमेंट आप देते हो फुट में, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आप कपड़ा सिलवा रहे हो, तो जो कमर की आप साइज देते हो, जो चेस्ट की साइज देते हो, तो आप क्या मीटर में थोड़ी देते हो, ठीक है, वो इंच में होता है ना, मतलब जैसे 28 इंच 30 इंच इस तरीके से। मतलब ऐसा थोड़ी रहता है कि आप जीन्स खरीद के लो और वहां पे लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर की साइज, ऐसा नहीं ना। तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग होते हैं, बट एक जो स्टैंडर्ड होता है हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या होता है, एसआई जो होता है वो हर जगह फॉलो किया जाता है। इसमें वही 7 वापस से देख लो, मीटर हो जाएगा लेंथ के लिए मीटर डिनोशन हो जाएगा, मास के लिए केजी डिनोशन हो जाएगा, टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा। ये 3 सबसे ज्यादा यूज होंगे। उसके बाद में आपका एम्पियर हो जाएगा करंट के लिए, केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर के लिए, मोल हो जाएगा आपका मोल के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और कैंडेला हो जाएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, ठीक है ना, लाइट की इंटेंसिटी के लिए। तो आपके पास में क्या है 7 एसआई बेस यूनिट्स आपके पास में हो गए। मजा आ रहा है, डायग्राम देख के फील आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, मेरे को भी फील आ गया यार, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब डायमेंशंस देखते हैं और उसके सिंबल देखते हैं। अगर आपको यूनिट निकालना आ गया, तो डायमेंशन निकालना चुटकी जैसी चीज है, इतना टाइम लगेगा आपको। यूनिट निकाल लिया, डायमेंशन आ गया,
यूनिट निकाल ले, इतना ही टाइम आपको लगता है। क्यों, कैसे, देखते हैं। डायमेंशन होता क्या है? पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझा देंगे। ये आपका डायमेंशन होता है MLT, LMT, ठीक है। LMT लास्ट मोमेंट ट्यूशन एक चैनल है यूट्यूब पे, अगर आप कॉलेज जाओगे तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरे जान पहचान मेरे भाई का चैनल है, ठीक है, मेरे भाई जैसा है वो, लास्ट मोमेंट ट्यूशन, सुमेर सिंह राजपूत, उसको जाके प्यार मेरा जरूर देना, ठीक है। सो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस LMT, वहां से याद आ गया। खैर, LMT क्या हमारे पास में, LMT लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, LMT क्या हमारे पास में डायमेंशंस है MLT, ठीक है। इसको ऐसा लिखते हैं MLT। अब इसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं, सपोज हम ना इसको ऐसा भी लिख सकते हैं M²L² T1, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम इसको M-1 L T-2 कैसा भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना कैसे डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी क्या है उस पर डिपेंड करता है हम इसको कैसा लिखेंगे, समझ रहे हो। मान लो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मीटर नहीं सॉरी मास लेंथ और T-2, समझ रहे हो, क्योंकि सेकंड का पावर 2 था वो भी नीचे, तो T का पावर -2 लिखा ऊपर, समझ गए। तो ये हमारे पास में LMT के MLT के क्या है भाई, वही केल्विन एम्पियर वो सारी चीजें, ठीक है, केल्विन एम्पियर वो सारी चीजें। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो CD है कैंडेला, और जो आपके पास में जो लुमिनस इंटेंसिटी और वो जो मोल है अमाउंट ऑफ सिस्टम, वो ज्यादा काम में आता नहीं है, तो वो काम में आएगा नहीं ज्यादा, ठीक है, कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो डायमेंशंस एंड देयर सिंबल, उसके सिंबल क्या होते हैं। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन L है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं पता है, देखना ध्यान से समझना, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो M⁻0 L T⁻0 ऐसा लिखते हैं, समझे क्या, ऐसा लिखते हैं, समझ गए। मास को क्या लिखते हैं पता है, M L⁻0 T⁻0, बाकी दोनों में 0 है ना, बाकी दोनों में 0 है, सिर्फ मास का लिया। टाइम को कैसे लिखते हैं पता है, M को 0 लिखो, M का पावर 0 मतलब 0 है ही नहीं, मतलब खत्म है ही नहीं, फिर क्या है L का पावर 0 और T का पावर 1, ठीक है। पावर 1 लिख लो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है, पावर ऊपर 1 लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर क्या है आपके पास में, M⁻0 L⁻0 T⁻0, टेम्परेचर है केल्विन, तो केल्विन पावर 1 ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वही चीज है, M⁻0 L⁻0 T⁻0 A⁻1, ये A हो गया करंट। अब इसको कभी I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, क्योंकि डिनोशन I का है करंट का, तो कई बार एम्पियर की जगह I भी लिख देते हैं, वो भी चल जाता है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया ना, LMT के ये सारी चीजें, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, ये उसके रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको बताया कि ये सारे काम में आते हैं ज्यादा, लेकिन ये दोनों काम में नहीं आता, लेकिन बाई चांस कभी काम में आ जाए तो ये मत बोलना कि सर ने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने पढ़ाया भाई, सी बोलते भाई, मोल बोलते भाई, ठीक है ना, पढ़ाया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, कभी अगर बाई चांस काम में आ जाए लगा लेना, बाकी काम में नहीं आएगा। फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालते कैसे, हाउ डू यू फाइंड द डायमेंशंस, कैसे, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो यार किस चीज का डायमेंशन निकालना है ये चेक करना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले आपको स्पीड की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता तो पता करो भाई, क्या कर रहे हो। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं है, क्या वो पता ही नहीं है यार ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो फॉर टाइम बीइंग आपको बुक से फॉर्मूला देखना पड़ेगा, गूगल करके फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मेरे सेशंस में मैं फॉर्मूले आपको बता दूंगा, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कोर्स में, आपको फॉर्मुलेस अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे और वहां से आपको पता चलेगा कि वो चीज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, सब चीज आपको पता चलेगा। लेकिन यूनिट्स और डायमेंशन निकालना अभी से सीख लो। तो स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम आप सबको पता है, नहीं भी पता है जान लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब डिस्टेंस का डायमेंशन पीछे निकालना सिखाया, डिस्टेंस का सिखाया ना पीछे, M0 L1 T0, तो M0 L1 T0 ये डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया, और ये टाइम का डायमेंशन हो गया M0 L0 T1, ये भी सिखाया टाइम का डायमेंशन। बाकी दोनों 0 खाली टाइम, और यहाँ पे बाकी दोनों 0 खाली डिस्टेंस लेंथ। अब बस कुछ नहीं है ना, ये ऐसा आ गया ना, ऊपर में लेंथ 1 है, नीचे में टाइम 1 है, तो ये आपका फाइनल ऐसा आ गया। बस यही आपके स्टेप्स होते हैं। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर दोनों के डायमेंशन, जो भी मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के आप डायमेंशंस लिखो, और फिर ओवरऑल डायमेंशंस आप लिख दो। ये प्रोसेस होता है हमारे पास में, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन निकालते हैं अलग अलग चीजों में। तो एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। एरिया क्या होता है, देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और क्या होता है एरिया होता है हमारे पास में
लेंथ का स्क्वायर, है ना, लेंथ का स्क्वायर। हैंडराइटिंग पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, अगर मैं एक पार्क की बात करूं, एक रेक्टेंगल की बात करूं जहां पे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है तो एल इंटू बी हो जाएगा, और अगर मैं एक स्क्वायर पार्क की बात करूं तो एल और एल दोनों बराबर हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एनीवेज इट इज बेसिकली लेंथ का स्क्वायर, डायमेंशन में मीटर आएगा और उसका स्क्वायर आएगा, राइट। लेंथ का भी मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है, तो दैट इज बेसिकली एल स्क्वायर, दिस इज बेसिकली एल स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 एल स्क्वायर और t0। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है ये, m0 एल स्क्वायर t0, देख लो भाई फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो m0 एल स्क्वायर t0, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है, बहुत इजी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बताया आपको थोड़ी देर पहले। अगर आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग है, तो उस केस में आपको जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एल बी एच का होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो एल इंटू बी इंटू एच होता है। अब लेंथ का भी मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है, हाइट का भी मीटर है ना यार, तो जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब ही तो होगा, है ना। और अगर आप क्यूबॉइड ना लो, एक क्यूब भी ले लो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक क्यूब भी ले लेते हो तो क्यूब की क्या स्पेशलिटी है, क्यूब की स्पेशलिटी ये है कि चारों डायमेंशन सेम होते हैं, है ना, एल एल एल, मतलब तीनों डायमेंशन सेम है, तो ये एल क्यूब हो जाएगा। तो ये रहेगा तो मीटर क्यूब ही, चाहे कुछ भी कर लो, रहेगा तो मीटर क्यूब ही, है ना। तो मीटर क्यूब रहेगा मतलब एल क्यूब रहेगा, मतलब कि डायमेंशन क्या होगा, m0 एल क्यूब और t0, क्या रहेगा, m0 एल क्यूब और t0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, m0 एल क्यूब और t0, चेक कर लो, m0 एल क्यूब t0, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो m0 एल क्यूब एंड t0, बहुत आसान है ना, मजा आ रहा है और मजा आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मतलब आपको ऑप्शंस नहीं होते, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, उस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का, क्योंकि आजकल जेई में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सारे एमसीक्यूज नहीं आते। सो बाकी आप लोग बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे हो मेरे वीडियोस से। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मास क्या है, मास तो हो गया भाई केजी हो गया, है ना, पहले यूनिट लिख लेते हैं, मास तो हो गया भैया केजी, और वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब। अभी पीछे देखा था ना अपन ने, मीटर क्यूब ही तो था, ये देखो मीटर क्यूब ही तो था, तो यहाँ पे हमने डाल दिया मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, केजी मीटर -3। अब बस आपका यूनिट आ गया, डायमेंशन तो चुटकियों का खेल है, डायमेंशन कैसा खेल है, यूनिट आ गया डायमेंशन आ गया, यूनिट आ गया डायमेंशन आ गया, बस इतना ही टाइम लगता है, इतना ही टाइम लगता है। तो केजी की जगह आप क्या लिखोगे, एम लिखोगे, यूनिट आ गया डायमेंशन आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, L-3 लिख दोगे, खत्म हो गया काम आपका, बस इतना ही टाइम था, ठीक है ना। मतलब बॉल को थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उछाल दो, थोड़ा ज्यादा ऊपर उछाल दो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो, लेकिन उछलना एक ही बार चाहिए। तो ml-3 आ जाएगा, ठीक है, इतना सही था। आपको केजी का आपने लिख दिया मीटर मास, और मीटर का आपने लिख दिया लेंथ, खत्म हो गया कहानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम गेन करो, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, मोमेंटम गेन करो, एनर्जी हाई रखो, ना तोड़ दो फोड़ दो पूरा। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हमारे पास में होता है मास इनटू वेलोसिटी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, मतलब वो वाला बचपन, मतलब 11वीं 12वीं का जो बचपन होता है ना, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अब मास क्या होता है हमारे पास में, केजी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकंड -1। बस अब कितना टाइम लगेगा, यूनिट आ गया आपके पास में, डायमेंशन में कितना टाइम लगेगा, डायमेंशन में इतना टाइम लगेगा, तो केजी की जगह लिख देंगे m, मीटर की जगह लिख देंगे l, सेकंड की जगह लिख देंगे t -1 आ जाएगा, mlt-1 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। भाई मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होगा, मास की जगह केजी आ गया, मास आ गया, m आ गया, वेलोसिटी स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम l/t, lt-1, mlt-1 आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। अगला देखते हैं यार, फोर्स, है ना, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैसे करेंगे, फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, 10वीं से पढ़ते आए हैं, 9वीं से पढ़ते आए हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज, फोर्स इज नॉट, मतलब नॉट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज एक्चुअली जो होता है ना, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, और वहां पर अपन इसको करते हैं डीडीटी ऑफ एमवी। अब यहाँ पे फैक्टर रहता है कि यार मास कांस्टेंट है या मास वेरिएबल है। अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के, और ये बचता है अंदर डीवी dt,
इस केस में ये फोर्स जो होता है ना वो ma के बराबर आता है। इस केस में ये फोर्स जो है ma के बराबर आता है। आगे जब हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे मैकेनिक्स में आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा, ठीक है। तो इट इज नॉट ऑलवेज F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma करेक्ट है, लेकिन वो तभी करेक्ट है जब मास कांस्टेंट है, अदरवाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द बेटर ऑप्शन टू चूज, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है भाई, ठीक है भाई, है तो है, क्या करें, नाचें। मास क्या है हमारे पास में, kg है भाई। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम है। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड था ना, पीछे ही देखा था मीटर पर सेकंड, यहीं पर देखा था मीटर पर सेकंड, है ना, ये वाला वेलोसिटी। अब एक सेकंड और डाल दो ना नीचे, एक सेकंड जो है और डाल दो नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि kg मीटर सेकंड -2 हो जाएगा। अब बस यूनिट आ गया, डायमेंशन निकालने में कितना टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा भाई। तो क्या हो गया हमारे पास में mLt -2, mLt -2। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। वापस दिखा रहा हूं, देखो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, dv dt, या फिर सिंपल भाषा में v बाई टी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब कि s बाई टी स्क्वायर, तो ये हो गया l बाई टी स्क्वायर, और मास का हो गया m, तो ml बाई टी स्क्वायर हो गया ना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, mLt -2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का आपको पता है, एक्सेलरेशन का आपको अगर नहीं भी पता है तो उसको और ब्रेक करो, उसको और ब्रेक करो। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो s बाई टी स्क्वायर मतलब l बाई टी स्क्वायर, इसको मास के साथ मल्टीप्लाई करो, ml बाई टी स्क्वायर मतलब कि mLt -2, ऊपर लाओगे तो t का -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक करते जाओ, छोटे छोटे चीजों में ब्रेक करते जाओ, आपको डायमेंशन जरूर मिलेगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला बता देता हूं। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना, F इक्वल्स टू जी m1m2, F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास में होता है। अगर हम वेक्टर्स को हटा दें, ठीक है, फोर्स वेक्टर को, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी आल्सो, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सो दिस इज माय फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। Now g is the gravitational constant, g is the gravitational constant, so g equal to fr square, g equal to fr square upon m mass का square, ठीक है, basically it is mass का square, m1 m2 दोनों masses हैं, ठीक है, तो this is fr square upon m square। बेसिकली क्या पता है, दो बॉडीज हैं, एक m1 है और एक m2 है, और दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर मैं हूं, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, मेरे और लैपटॉप के इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो उसका फॉर्मूला है बस, ठीक है। लैपटॉप का मास m1, मेरा मास m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस फलाना ढिमका पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। तो m1 m2 और r, ये हो गया f r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो ये g को निकालना है अपन को, तो r स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, m स्क्वायर से डिवाइड लगाओ। अब f का डायमेंशन अपन ने पीछे देखा ना, f का डायमेंशन पीछे देखा अपन ने, है ना, f का डायमेंशन क्या देखा अपन ने। अब डायरेक्ट डायमेंशन से कर लो, हर बार यूनिट मत निकालो, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी है, यूनिट निकालोगे पूरा, फिर बॉल उछालोगे, फिर इतना नहीं, अब तो अब बॉल उछालने का भी टाइम नहीं है, अब तो बॉल उछालने का भी टाइम नहीं, जल्दी करना है क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो फोर्स होता है mLt -2, फोर्स होता है mLt -2, पीछे देखा था अपन ने, देखा था कि नहीं, mLt किधर गया, किधर गया, हाँ ये रहा, ये नीचे देखा था अपन ने mLt -2। तो ये तो डायरेक्ट याद हो जाते हैं विद टाइम, जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, ये सारी चीजें आपको याद हो जाती है। अगर नहीं भी याद हो रहा कोई बात नहीं, फोर्स का पहले निकाल लो अलग से, कोई बात नहीं, फोर्स का पहले निकाल लो अलग से, उसको पुट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो mLt -2, r स्क्वायर, r क्या है, r तो लेंथ है ना भाई, तो l स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, मास है, मास तो भाई m है ना, तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, m पावर -1, है ना, ऊपर में एक m है, नीचे में एक m पावर 2 है, तो ये ऊपर जाएगा, 1 -2 -1 आएगा, फिर ये आपका l क्यूब हो जाएगा, और फिर ये आपका t -2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ रहा है, ये आपका जो है फाइनल आंसर आ रहा है m-1 l क्यूब t -2। चेक कर लो, चेक कर लो, कोई गलती है तो कमेंट में बता दो यार, कई बार होता है वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा गलती हो जाती है। चेक कर लो, mLt -2 फोर्स हो गया, l स्क्वायर हो गया, नीचे m स्क्वायर हो गया, m-1 आ गया, l और l स्क्वायर मिला के l क्यूब हो गया, और t -2 हो गया। सही है एकदम, मेरे को तो सही लग रहा है, m-1 l क्यूब एंड t -2 आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। इसका डायमेंशन ऐसे करके आप दुनिया जहां के किसी के भी डायमेंशन निकाल सकते हो, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ले डायमेंशन फेंक दोगे आप, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है यार, व्हाट इज चार्ज, q इक्वल्स टू it, q इक्वल्स टू it, राइट। करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना, तो यहां से q इक्वल टू it होगा ना,
है ना। तो आई मतलब क्या हो गया, एम्पियर हो गया, मतलब ए हो गया, टाइम मतलब टाइम हो गया, मतलब टी हो गया, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, एम पावर 0 और ए और टी हो जाएगा ना, एम पावर 0 ए और टी। कौन सा ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन। देखो देखो ए और टी आ रहा है, बाकी आपका एल पावर 0 हो गया और बाकी आपका ए और टी है। देखो ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, देखो एकदम प्यारा सा आपका Q इक्वल टू आई टी डायरेक्ट हो गया। आई मतलब एम्पियर, ए टी मतलब टी, बाकी सारा 0, आंसर आ गया सी, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल समझना, पोटेंशियल क्या है। आप सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ वाली पोटेंशियल थोड़ी सी अलग है, ठीक है। यहाँ वाली पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे होता है W इक्वल टू क्यू वी, W इक्वल टू क्यू वी, है ना। या मैं यूं कहूं V इक्वल टू, जो कि पोटेंशियल है, दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज, दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे ना जो पोटेंशियल है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ऑप्शंस में पहले ही दिख गया कि एम्पियर की बात हो रही है। ऑप्शंस में मेरे को पहले ही दिख गया कि कहीं ना कहीं एम्पियर की बात हो रही है, करंट की कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो मैं इसीलिए इलेक्ट्रिक वाले पोटेंशियल में चला गया, ठीक है। वर्क डन बाई चार्ज, अदरवाइज मैं वर्क डन बाई मास ले लेता। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं, ग्रेविटेशन की बात करूं, मास और चार्ज इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रो चैप्टर में जो चार्ज है वो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में मास है, राइट। तो W बाई क्यू आपका यहां पर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपल एज दैट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिक डेफिनेशन यही है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं समझने को, बट बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, वर्क बाई चार्ज, W इक्वल टू क्यू वी। इसको आप लोग याद रखो, कई बार काम आएगा, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में भी काम आएगा। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हालांकि 11th में आते आते हमारा जो है स्केलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा आ जाता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट जो बेसिक डेफिनेशन है वो एफ एस है, क्योंकि कॉस थीटा की तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं है ना। नहीं समझ में आया तो वापस बोलता हूं, जब हम 11th में पढ़ते हैं ना, तो जो W होता है वो एफ डॉट एस होता है, मतलब कि एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं है ना, ये तो वैसे भी बेरोजगार है, तो एफ एस ही हुआ ना, डायमेंशन तो एफ एस ही होगा। तो यहां पर वर्क जो है वो एफ एस का डायमेंशन होता है, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में हो गया चार्ज। अब फोर्स आपको पता है MLT -2 पहले ही निकाल रखा है हमने ना, MLT -2 तो पहले ही निकाल रखा है ना हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है MLT -2, राइट। तो यहाँ पे MLT -2 को एज इट इज पुट कर लो, एज इट इज पुट कर लो, और ये आपके पास में क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका हो जाएगा L, और नीचे आपका हो जाएगा चार्ज। चार्ज क्या है, IT, Q इक्वल टू आई टी, पीछे करा अपन ने, Q इक्वल टू आई टी अभी करा, है ना। AT हो जाएगा, ये AT हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। अरे अरे ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, समझाने दो। ये हो जाएगा हमारा AT हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AT। अब इसको बस सॉल्व कर लो, आपका काम हो गया। तो ये आपका हो जाएगा M, ऊपर में M है, ठीक है। उसके बाद में L आपके पास में 2 है, L स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में T आपके पास में ऊपर -2 है, नीचे में T है, तो ये ऊपर जाएगा T -3 हो जाएगा, और एम्पियर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सॉर्टेड, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ML स्क्वायर T -3 -1। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ML स्क्वायर T -3, ML स्क्वायर T -3 -1, बी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन प्यारे तरीके से, ML स्क्वायर और T -3 और A -1, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको ब्रेक करना पड़ता है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको पोटेंशियल पूछा था, पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला लगा के W बाई क्यू किया, फिर W का आपने फॉर्मूला लगा के F इंटू डी किया, और फिर इंडिविजुअल सबका डायमेंशन निकाल के फाइनल आंसर आ गया आपके पास में, 4 नंबर आ गए। फोकट के नंबर मिलते हैं आपको इस चैप्टर में, बस आपको ये छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। काम उतने ही देर का है, कितना देर का, बस ये करना आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उछालते कैसे पता होना चाहिए, हाथ में तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के ना 2 होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। ओम्स लॉ भी ना 2 होते हैं, अभी आप लोग डिटेल में पढ़े नहीं हो, 12th में जाओगे डिटेल में पढ़ोगे, बोलोगे अच्छा ये एक ओम्स लॉ मैक्रोस्कोपिक, ये एक ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक, 2 है, हमको उल्लू बना के रखा है, ठीक है। तो बेसिकली V इक्वल टू आई आर, जो बेसिक अपना ओम्स लॉ होता है वो होता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V क्या होता है आपको पता है यार, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बैटरी का जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का डायमेंशन, है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कर लो चाहे पोटेंशियल कर लो, डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना यार, है ना। डिफरेंस करो, डायमेंशन तो एक ही है ना यार। आप
क्या मतलब मजाक कर रहे हो मतलब, डायमेंशन तो सेम ही है ना, इसमें क्या सोच रहे हो, ठीक है। चाहे आप दो चीज का डिफरेंस लो, उसका डायमेंशन देखो और सिंगल डायमेंशन, बात तो बराबर है। तो आई क्या है, करंट है, आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर हमारे पास में हो जाएगा v बाई आई, आर हो जाएगा v बाई आई। अब v का डायमेंशन आपने पहले निकाल रखा है, वही प्रोसेस को अप्लाई करके पूरा निकाल लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको निकाल लेना जब जरूरत पड़ेगी। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, सही है ना। पोटेंशियल पूरा का पूरा पुट कर लिया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, और नीचे में क्या अपने पास में करंट है, करंट है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, या आई को डायरेक्ट आई कर लो ना, खत्म कहानी, अपने तो एम्पियर लिख ही सकते हैं इसको। चार्ज होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, करंट ऑलरेडी है तो कन्वर्ट करने का झंझट ही नहीं है, करंट तो इकलौता हमारा फंडामेंटल में ही आता है, फंडामेंटल में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको फंडामेंटल में कर रहे हैं, तो करंट तो हमारा ऑलरेडी फंडामेंटल है ना, साथ के लिस्ट में करंट भी तो था। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ये हो जाएगा एम्पियर माइनस टू, समझ रहे हो गया, समझ रहे हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक और एम्पियर से डिवाइड हो गया तो एम्पियर माइनस वन ऊपर था तो एम्पियर माइनस टू आ जाएगा ऊपर, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हुआ। इस तरीके से हमको यहाँ पर करना है, इस चैप्टर में प्रोसीड करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन डिफरेंट देन अदर्स, ऑड वन आउट, जो बचपन में करते थे ना, है ना, 3 फूल होता था, एक सब्जी होता था, बोलते थे कि भाई ऑड वन आउट करो, सब्जी को आउट करना होता था, ठीक है। इन सब चीजों में मैं बहुत कच्चा था, आज पक गया हूं इस चीज में। देखो विच वन ऑफ देम हैज डायमेंशन डिफरेंट देन अदर्स, सबका डायमेंशन निकालो, डिफरेंट देन अदर्स देखना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन का निकालो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, समझ सकते हो, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, वही पहले एल इंटू बी इंटू एच, तो हो जाएगा अपने पास में लेंथ का क्यूब, लेंथ ये हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा उसका क्यूब हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन ध्यान रखना। अब समझना, ऊपर में मास है, मास मतलब केजी हो गया, मास मतलब केजी हो गया, और v मतलब स्पीड हो गया, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं, हटाओ उसको, पहली फुर्सत में हटाओ, मास हो गया केजी और वो हो गया स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम l बाई टी, तो l बाई टी समझ रहे हो, मतलब कि l बाई टी मतलब मीटर पर सेकंड, राइट, तो मीटर पर सेकंड का होल मतलब मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस टू, और नीचे में हो जाएगा मीटर क्यूब, समझ रहे हो, नीचे में हो जाएगा मीटर क्यूब, लेंथ का क्यूब, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, केजी मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू, तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसको ना साइड में रख लो, इसको साइड में रख लो एक बार, बाकी और सॉल्व करो, ठीक है, बाकी और सॉल्व करो। अब सेकंड वाला देखते हैं, बी ऑप्शन का, ये ए ऑप्शन का था, बी ऑप्शन का देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना, एंगुलर मोमेंटम एल, और ये हो गया नीचे मास। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो सकता है आप सारे बच्चों को नहीं पता हो, बट उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू mvr। ये फॉर्मूला अभी ध्यान रख लो, आगे जब रोटेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आएंगे जो आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का अगर आप टेस्ट देते हो इस टाइम पे, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, जरूरी नहीं है, राइट, लेकिन हाँ ये चैप्टर फुल मार्क्स वाला ही है जब आपको फॉर्मूले पता चल जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम mvr हो गया, और उसको पर यूनिट मास मतलब मास से ही डिवाइड करना है, तो मास और मास कट जाएगा, वीआर बचेगा, राइट। अब v क्या है, v व्हाट इज v, स्पीड, v इज द स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड, और r मतलब क्या हो गया, r मतलब डिस्टेंस मतलब कि मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये हो गया l स्क्वायर t माइनस वन, क्या हो गया l स्क्वायर t माइनस वन। तो ये दोनों तो अलग आ गया यार, है ना, ये दोनों तो अलग आ गया है कि नहीं, ये वाला जो आया था और ये वाला दोनों अलग अलग है। चलो सी वाला देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या दे रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन में आपको दे रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब फोर्स का डायमेंशन हमको पता ही है, mlt माइनस टू पहले निकाल रखा है, और नीचे एरिया क्या है, l स्क्वायर आ गया, तो इसको सॉल्व कर लो बस, है ना। फोर्स तो mlt माइनस टू है ना, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, नहीं याद है वापस से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो, एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी बाय टाइम कर लो, और वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर लो, तो ये आ जाएगा आपका mlt माइनस टू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो गया फाइनली, m फिर l माइनस वन आ जाएगा और t माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे l है, l स्क्वायर है, ऊपर l है, तो l अपॉन l स्क्वायर l माइनस वन आ जाएगा और t माइनस टू है। तो अब आप एक बार कंपेयर करो तो आप देखोगे ये चीज कि आपका जो ये वाला है ml माइनस वन t माइनस टू, ये आपके इससे मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं,
ए वाला और सी वाला मैच कर रहा है, देखो ml-1 t-2 मैच कर रहा है, तो ऑड वन आउट कौन सा डिफरेंट है बाकी सारे से, डिफरेंट देन दी अदर्स, तो ये सेकंड वाला जो है बी वाला ये डिफरेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास ये आपका डिफरेंट है, ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जेई मेन का जब आप आर्काइव देखोगे, AIEEE जो पहले जेई मेन अभी नाम हो गया, पहले AIEEE हुआ करता था, आज से आने वाले 10 साल बाद पता नहीं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो 2025 में, 2030 में, 2035 में, तो जो एग्जाम है उसका नाम क्या हो जाएगा, बट आज के डेट में जो 2020 है जेई मेन बोलते हैं, 2012-11 तक AIEEE होता था, और AIEEE हो चाहे जेई मेन हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 बार मैंने कहीं ना कहीं देखा है, ठीक है, आप आर्काइव देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे का कंसेप्ट क्या है, डिमेंशंस एंड इट्स यूजेस इन फिजिक्स, ठीक है, तो इसकी हम लोग अभी थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं अभी, ठीक है, इन सब चीजों पे हम लोग कन्वर्जन फैक्टर भी करेंगे, उसके बाद में हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा, लेकिन अगले सेशन में हम लोग डायमेंशंस को और ज्यादा आगे लेकर के जाएंगे, हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करके हम लोग फॉर्मूलेज डिराइव करने का ट्राई करेंगे काफी हद तक, ठीक है। सो डायमेंशंस एंड इट्स यूजेस, क्या यूजेस है समझना, डायमेंशन से कुछ फायदे होते हैं, आप चेक कर सकते हो कि आपका इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर मैं कोई भी इक्वेशन आपको बोल दूं, सपोज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, तो एक तो होता है क्या ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है, और एक होता है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो बहुत सारे इक्वेशन होते हैं जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होते हैं, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, सब ये हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम डायमेंशन होना चाहिए, मतलब कि अगर आपको मैं कहता हूं यार 4 kg मास है, ठीक है, तो क्या आप इसको 3 मीटर लेंथ के साथ ऐड कर सकते हो? मैं बोल रहा हूं भाई, देख भाई हो बहन हो जो भी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको कहता हूं भाई 4 kg मास है सपोज, और मैं आपको कहता हूं 3 मीटर लेंथ के साथ आप ऐड करो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, कैसे करोगे? चीज ही अलग है, चीज ही अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं भाई 4 kg मास को 3 kg मास के साथ ऐड कर ले, आप बोलोगे तो बहुत आसान काम है, 7 kg हो जाएगा। तो इसका मतलब दो ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन अलग अलग है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इलॉजिकल बात है। तो दो क्वांटिटीज जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे शुड हैव द सेम डायमेंशन। दूसरा हमारे पास में क्या है, क्वांटिटीज ऑन ईदर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन, मतलब कि जो LHS RHS वाली बात होती है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS मैथ्स में, वो यहां पर भी होना पड़ता है, LHS इक्वल टू RHS, ये काम करना पड़ेगा हमको, और हमको डायमेंशंस भी चेक करना पड़ेगा, और हमको इससे सॉल्व भी करना पड़ेगा। हम लोग आगे देखेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल में, जैसे हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं, हम लोग डायमेंशंस को सॉल्व आउट करते हैं, उस पे IIT एडवांस में क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज भी देखेंगे, बहुत आसान होता है। Using this principle we can check the correctness of the physical equation। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार फिजिकल इक्वेशन कितना करेक्ट है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम डायमेंशंस के थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। आप लोग जाके अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बाय आयुष राठी, ठीक है, जो कि फेमस प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है किसी को तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बाय आयुष राठी अगर आप सर्च करोगे, उसमें अगर आप डायमेंशंस साथ में टाइटल में ऐड कर दोगे तो YouTube आपको रेकमेंड कर देगा वो वीडियोस जो डायमेंशंस वाली है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डायमेंशंस आयुष राठी, इसको सर्च करना, आपको वीडियोस मिलेंगे, और उसमें आप देखोगे किस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आप डायमेंशंस देखना सीख जाओ तो कई बार आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे बिना सॉल्व किए, ठीक है। आगे, सो डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है यार, एक छोटा सा एग्जांपल है, v इक्वल्स टू u प्लस AT, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, v हो गया, राइट हैंड साइड क्या हो गया, u प्लस AT हो गया, राइट। अब चेक करो कि क्या LHS इक्वल टू RHS है। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, इक्वेशन ही गलत है, ये इक्वेशन ही गलत है। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ तो जब चेक करते हैं v क्या है, v व्हाट इज v, v तो एक स्पीड है, फाइनल स्पीड, तो मतलब कि मीटर पर सेकंड, मतलब कि LT-1, ये तो एकदम करेक्ट हो गया। अब यहां पर u क्या है, u व्हाट इज u व्हाट इज u, u भी स्पीड है, इनिशियल स्पीड, तो ये भी हो गया। लेकिन ये जो AT है ना, AT A इंटू टी, इसको चेक करना बनता है, क्या ये सही है या फिर गलत है, क्योंकि अपन को नहीं पता ना कि यार ये AT का डायमेंशन जो है ये स्पीड के बराबर आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो अपने पास में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और टाइम क्या है सेकंड, तो ये एक सेकंड सेकंड कट जाता है तो ये बचता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास में मीटर पर सेकंड ही बचता है, मतलब कि ये करेक्ट है, मतलब कि ये करेक्ट है। इन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस 2, और ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। थोड़ा सा कुछ गलती लग रहा है मेरे को, है ना, ये थोड़ा सा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड, ये थोड़ा सा गलती है। ये एल 0 होगा और टी प्लस 1 आएगा। दिस इज थोड़ा सा गलती, दिस इज थोड़ा सा गलती। ये आपका ये 0 आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। आप उसको अवॉइड करो, आप उसको अवॉइड करो, मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन स्पीड बाय टाइम होता है ना, तो स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड और फिर सेकंड और एक आता है बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका डायमेंशन आपको निकल के आता है m 0 l 1 एंड t माइनस 2, तो ये आपका एक्सेलरेशन का आता है। अब टाइम की बात करेंगे तो टाइम है ना, सेकंड ही हो जाएगा खाली, तो m 0 l 0 और t 1 ये आना चाहिए आपका। तो ये जो दिया हुआ है दिस इज रॉन्ग, ठीक है, यहां पर आपका आना चाहिए m 0 l 0 t 1, दिस हैज टू बी द करेक्ट थिंग। एंड इसके बाद में जब आप प्रोडक्ट करोगे तो m तो 0 रह जाएगा, L आपका हो जाएगा 1, मतलब प्रोडक्ट करना मतलब दोनों को जोड़ना, वैसा प्रोडक्ट नहीं कि आप पावर को 1 और 0, मतलब 1 प्लस 0, मतलब L यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो L 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका -2 प्लस 1 होगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, तो LHS RHS बराबर है। कुछ नहीं तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आप यूनिट निकाल लो, मीटर पर सेकंड आपको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और फिर टाइम आपको सेकंड पता है, सेकंड काट के मीटर पर सेकंड आया, स्पीड ही आया ना, स्पीड ही आया ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो v/t होता है, तो v इक्वल टू at ही तो होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम होता है तो वेलोसिटी at ही तो होगा, तो at तो लिखा है, कुछ गलत थोड़ी लिखा है, किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये फिजिकल इक्वेशन जो है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, जो RHS में u है और जो RHS में at है, ये दोनों के डायमेंशन सेम है। जो हमने पहले यहां पर बात करी थी कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सेम आना चाहिए, मतलब u और at दोनों ऐड हो रहा है ना, तो इन दोनों के डायमेंशन सेम है। और जो हमने दूसरी बात करी LHS RHS वाली, तो LHS RHS भी सेम है। तो पहले तो ये दोनों आपस में सेम है और फिर ये LHS RHS में भी सेम है। समझ में आया क्या, आया कि नहीं? पहले ये दोनों आपस में भी सेम है डायमेंशन, और ये LHS RHS में भी सेम है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहां पर मेरे को जो लगता है ये फाइनल रिजल्ट यहां पर ऊपर लिखा हुआ था, जो फाइनल रिजल्ट आया नीचे वही शायद ऊपर लिखा हुआ था। एनीवेज आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस परफॉर्म डायमेंशनल एनालिसिस ऑन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन, इस पर डायमेंशनल एनालिसिस लगा के चेक करेंगे हम लोग कि क्या ये सही है या नहीं। तो ये क्या है, स्पीड है, फाइनल स्पीड मीटर पर सेकंड, उसका होल स्क्वायर। ये क्या है, इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकंड, उसका होल स्क्वायर। ये क्या है, 2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है ना, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, स्पीड बाई टाइम, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड। और इसके साथ में प्रोडक्ट होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, मतलब मीटर का प्रोडक्ट होगा। तो क्या बचेगा आपके पास में, क्या बचेगा देख लो, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये क्या है, ये भी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है ना। यहाँ 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर, नीचे सेकंड स्क्वायर है ही सही, तो ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें आपका जो RHS में जो दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों भी सेम डायमेंशन के ऐड हो रहे हैं, मतलब सही है, सब कुछ सही है। और जो आपका LHS है और जो RHS है, वो दोनों भी सेम डायमेंशन के हैं, मतलब कि सही है, चंगा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि यार जो इक्वेशन है वो मैथमेटिकली तो अपन को पता ही है कि यार चल सही है, लेकिन क्या वो डायमेंशनली सही है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमने ना जब हम बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करके आप लोगों को दिखाया था, याद है क्या, सम ऑफ nth टर्म वाला फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला था S इक्वल्स टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर nth सेकंड, है ना। nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड मैंने आपको बताया था, 4th सेकंड में डिस्टेंस कवर करना है, 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर करना है, 6th सेकंड में, तो उसका ये फॉर्मूला था U प्लस A/2 2t-1। ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, लेकिन ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। देखो, क्योंकि ये S है, S मतलब डिस्टेंस, और U तो स्पीड होता है ना मीटर पर सेकंड,
तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है. दिस फॉर्मूला इज मैथमेटिकली करेक्ट, दिस इज मैथमेटिकली ओके है, लेकिन डायमेंशनली ये नॉट ओके है. ये समझने वाली चीज है बहुत ज्यादा. ठीक है, ये फॉर्मूला आपका मैथमेटिकली डायमेंशनली दोनों करेक्ट है, ये आपका मैथमेटिकली करेक्ट है, आपका आंसर आ जाता है. लेकिन डायमेंशन देखो आप, एस और यू बराबर थोड़ी है. एस तो मीटर है, यू आपका मीटर पर सेकंड. ठीक है, और यहां पर भी आप देखोगे तो 2n-1 तो नंबर हो गया, एक्सेलरेशन है, तो किसी एंगल से कुछ मैच नहीं हो रहा. एक डिस्टेंस है, 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ये आपका एक्सेलरेशन दे रहा है, यहाँ पे आपको, यहाँ आपको स्पीड दे रहा है, यहाँ आपको डिस्टेंस दे रहा है. कोई तुकी नहीं है तीनों के डायमेंशन में. समझ रहे हो? तो दैट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. ये दो क्वेश्चन है बैक टू बैक, एक फोर्स का है और एक आपका एनर्जी का है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसे कन्वर्जन फैक्टर बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है बच्चों को करने में, जिसको मैं आज आप लोगों को करके दिखाना चाहता हूं. ठीक है, समझने का ट्राई करना. एक तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो होता है NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, NU इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या है पता है? जैसे एक वेक्टर्स होता है ना, वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी क्वांटिटी का, मतलब ऐसा समझ लो, एक मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट है कि उसको किस यूनिट में मेजर करें. जो मैंने आपको स्केल का एग्जांपल दिया था ना, कि एक स्केल है जिसमें 6 हमारे पास में है और एक दूसरा स्केल है जिसमें हमारे पास में 12 है, तो दोनों में काउंटिंग का फर्क आ जाएगा ना. भले ही वो चीज सेम हो, आप सेम चीज को दोनों में मेजर करोगे, लेकिन काउंटिंग का फर्क आएगा. ठीक है, तो क्वांटिटी तो सेम है, जो क्वांटिटी बनती है वो NU को मिला के बनती है. तो ये क्वांटिटी तो फिक्स है ना. हम फोर्स की ही तो बात कर रहे हैं, सेम फोर्स की बात कर रहे हैं, SI यूनिट में और CGS यूनिट में. यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी सेम होता है. तो N1U1 इक्वल टू N2U2 होता है. N1U1 इक्वल टू N2U2 होता है. समझो, समझने का ट्राई करो. ये प्रोडक्ट सेम रहेगा. अगर आप U2 को बढ़ाओगे, तो आपका N2 कम हो जाएगा. या अगर आप U2 को कम करोगे तो N2 बढ़ जाएगा. ये चीज समझो. जैसे कि यहां पर अपन ने ये नंबर ऑफ डिविजन्स को छोटे छोटे कर दिए थे ना, 6 के जगह 12 कर दिया था, तो काउंटिंग बढ़ जाएगी. सेम चीज आप यहां रखो, 3 आएगा, सेम चीज यहां रखो तो ज्यादा 6 आएगा काउंटिंग. राइट, तो वही वाली चीज है यहां पर कि N1U1 इक्वल टू N2U2, मतलब सेम क्वांटिटी को दोनों में मेजर करेंगे तो एक्चुअली जो माल है वो सेम है, तो N1U1 इक्वल टू N2U2 होगा. ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं देखना, समझना. हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए N1U1, मतलब हम SI यूनिट में मान लेते हैं, मतलब कि हमको फोर्स का निकालना है, फोर्स का. ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स बेसिकली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है स्पीड बाई टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम. तो ये हमारे पास में आ जाता है mLT-2. फोर्स का डायमेंशन हमने पहले भी निकाल के देख लिया है. तो इसका अगर हम लोग यूनिट निकाले तो यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है इसका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इसका. डायमेंशन और यूनिट आप समझ गए. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये N1U1 इक्वल टू N2U2 निकालूंगा. N1 की वैल्यू 1 लेता हूं. N1 की वैल्यू में क्या लूंगा? 1 लूंगा. क्यों लूंगा 1? क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर चाहिए ना. तो यहां का एक, वहां का कितना होगा ये चेक करना है. तो यहां पे मैं N1 को ले रहा हूं 1. ध्यान से समझना. U1, व्हाट इज U1? U1 इज दिस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज U1. अब मैं इसको इक्वेट करूंगा N2. व्हाट इज N2? N2 हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क. N2 हमको कैलकुलेट करना है, कन्वर्जन फैक्टर अपन को कैलकुलेट करना है. और CGS क्या है? CGS इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. CGS इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो यहां पर मास बन जाता है ग्राम, यहां पर kg बन जाता है ग्राम, मीटर बन जाता है सेंटीमीटर और सेकेंड रहता है सेकेंड. समझ गए? यूनिट का फर्क हो गया. CGS मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो मास बन गया ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर बन गया सेंटीमीटर और सेकेंड ही रह जाता है. सेकेंड तो सबके लिए सेम ही है ना भाई, टाइम तो सबके लिए सेम है ना. यूके वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए तो सेकेंड ही रहता है. अब क्वेश्चन मार्क को निकालना है अपन को, तो इसको सॉल्व कैसे कर देना, बड़ा मजा आता है. ये 1 हो जाएगा. अब 1 kg, ये तो 1 kg है ना, इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं. kg 1000 ग्राम होता है, आपको पता ही है. फिर 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. और नीचे में आपका सेकंड तो सेकंड ही रह जाएगा, इसको आप इक्वेट कर लोगे, है ना. क्वेश्चन मार्क, सॉरी, इसको ना ग्राम लिखना है. ये केजी जो लिखा है ना मैंने, ये ग्राम है. ठीक है, ये इसको मैं इरेज कर लेता हूं. ये यहां पे ग्राम करना है. ठीक है, इसको मेरे को ग्राम करना है. ठीक है, तो दिस इज ग्राम.
मतलब 1 kg जो ऊपर था उसको मैंने 1000 ग्राम कर लिया, क्योंकि हमको पता है ना 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। हमको ये भी पता है कि यार 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, वो भी कर लिया। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ये सारी चीजें कट गई और आपका कन्वर्जन फैक्टर आ गया। ये ग्राम है, यहाँ पे ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर कट गया, ये सेकंड स्क्वायर कट गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 1000 और 100, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 10 पावर 5, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 10 पावर 5। समझ में आया क्या? आया कि नहीं बोलो? कुछ नहीं किया यार, बस केजी को 1000 कर दिया, 1000 ग्राम कर दिया, मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दिया, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, दोनों तरफ कट जाएगा बाकी सब कुछ, ये आपका 10 पावर 5 आ गया। समझ गए? अगर नहीं समझ आया तो एक और दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एनर्जी का है। अच्छा बाय द वे, ये इसको कहते हैं डाइन, ठीक है? ये जो कन्वर्जन फैक्टर आया ना, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, इसको ऐसे लिखा जाता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ये ध्यान रखना, डाइन आपका सीजीएस में फोर्स का यूनिट हो गया और न्यूटन आपका एसआई में फोर्स का यूनिट हो गया। अब यहां पर अर्ग्स बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं? अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स, ठीक है? सीजीएस में अर्ग्स बोलते हैं और आपका एसआई में जूल बोलते हैं, ठीक है? जूल और अर्ग्स कैसे करना है देखो। यहां पर भी वही सेम कंसेप्ट वही लगेगा, N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है? N1U1 इक्वल टू N2U2। सबसे पहले एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी का यूनिट डायमेंशन सब निकाल के बैठो। तो अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, लेट से कोई भी फॉर्मूला देख लो, एनर्जी का दुनिया में कोई भी फॉर्मूला देख लो, आप उससे डायमेंशन निकाल लो। हाफ mv स्क्वायर में m हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, m is basically mass, that is kg, and v is basically speed, that is meter per second. So this will be meter per second का whole square. So this will be basically kg meter square second minus 2, right? kg meter square second minus 2, right? हाफ mv स्क्वायर है, मास की जगह kg आ गया, और v स्क्वायर की जगह v हमारे पास स्पीड है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको वही फंडा वापस से लगाना है, N1U1 इक्वल टू N2U2 का, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। N1 की वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं, 1 जूल का कन्वर्जन देखते हैं। तो N1 हमारा जो पहला यूनिट है उसमें 1 जूल अगर है तो वो दूसरे में कितना कन्वर्ट होके कितना कन्वर्जन फैक्टर होगा, वो दूसरे में मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा देखना है। तो यहां पर N1 की वैल्यू 1 हो गई और U1 की वैल्यू ये हो जाएगी, ये जो पूरा का पूरा माल है ना, ये पूरा का पूरा माल पुट करो, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू N2, N2 को कर दो क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट करना है और ये हो जाएगा U2। U2 क्या होगा? kg की जगह ग्राम आ जाएगा, kg की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? और यहाँ पे सेकंड की जगह सेकंड आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा देखो, kg की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड। ये सीजीएस में हो गया, जो हमने वहां पर फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, वो तीन हमारे पास में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर हो गया। अब कुछ भी मत करो यार, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। देखो कैसे करना है, सिंपल हो गया। 1 को तो 1 ही रहने दो, केजी को कन्वर्ट करो ग्राम में तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना? उसके बाद में आप मीटर कितना होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर उसका होल स्क्वायर कर लो और इसको कर लो सेकंड स्क्वायर और इसको कर लो क्वेश्चन मार्क, और ये बाकी चीजें आपके एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बहुत आसान हो गया। ये आपका ग्राम कट गया, ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये सेकंड स्क्वायर कट गया, तो आपका क्या बचा? 10 पावर 3 और यहाँ पर आपका बचा 10 का स्क्वायर पावर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका क्या बचा? 10 पावर 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब कि आपकी N2 की वैल्यू कितनी आई? 10 पावर 7 आई। यही आपका कन्वर्जन फैक्टर होता है, यही आपका कन्वर्जन फैक्टर होता है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? आपका होता है 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग्स, 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग्स, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। सिमिलरली 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग्स, 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग्स। आई होप आपको समझ में आया हो। ये N1U1 इक्वल टू N2U2 का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। यूनिट्स अगर आपके चेंज हो गए, आपके मैग्नीट्यूड क्या होगी वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूनिट्स को चेंज किया, हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो 10 पावर 7 हो गया।
तो अगर आपको SI से CGS में कन्वर्ट करना हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। अगर आपको फोर्स को SI से CGS में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। ठीक है, तो यहां हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। PDF नोट्स सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, मजा आ जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, चैनल पे जाओ ज्वाइन करो। मैं आयुष राठी साइन ऑफ करता हूं वापस से। स्टे फोकस, द वर्ल्ड अराउंड विल चेंज। ये कोट आप लोग हमेशा ध्यान रखो। फोकस रहो, आपको जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, फोकस रहो, पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरे लेक्चर्स देख रहे हो देखो, किसी और के देख रहे हो देखो, मेहनत करो, एप्लीकेशंस पे फोकस करो, फोकस करो, कहीं पर भी फोकस करो, बुक्स पे फोकस करो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आपका जो दुनिया है आसपास का, वो चेंज जरूर होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपसे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार, थैंक यू सो मच।